नमस्कार बच्चों। सेकेंड ईयर में जैसे कि हम सभी जानते हैं मैक्स वेबर हमारा सेकेंड थिंकर चल रहा है, सेकेंड यूनिट सेकेंड थिंकर। मैक्स वेबर के बारे में अभी तक आप पढ़ चुके हैं, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया और आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप, ये टॉपिक्स आप उनके पढ़ चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन तंत्र, या इसको नौकरशाही भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, कोशिश करूंगी बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की, क्योंकि जब मैं स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाती हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों का जो कंसंट्रेशन होता है वो स्लाइड्स पे हो जाता है। तो पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना स्लाइड्स के केवल हम बोर्ड पर ही पढ़ें। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर हम शुरुआत करते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन तंत्र, जैसे मैंने कहा कि इसको हम नौकरशाही भी कहते हैं। तो नौकरशाही या प्रशासन तंत्र शब्द जो है वो कैसे आया? कहते हैं कि ये शब्द सबसे पहले जो है फ्रांस में आया, और फ्रांस में आया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। फिर इसको 18वीं शताब्दी में पहली बार परिभाषित किया गया। क्या परिभाषित किया गया वो भी हम डिस्कस करते हैं। और समाजशास्त्र में या सोशल साइंसेज में इसको जो डिफाइन करने की कोशिश की वो मैक्स वेबर ने की। तो मैक्स वेबर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो इसके लिए उन्होंने एक आइडियल टाइप बनाया। वो आइडियल टाइप कैसे बनाया वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके क्या फंक्शन है, क्या डाई फंक्शन है, क्या मतलब एडवांटेज हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो प्रशासन तंत्र शब्द आप सब ने बहुत सुना होगा। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, ये शब्द आपने सुने होंगे। आप जनरली जानते हैं कि जब आप IAS, RAS और इन सब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये केवल उसी सर्विस तक सीमित है या इसका कोई व्यापक रूप है? चलिए अब हम बोर्ड के माध्यम से मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारी एक जो कोशिश है ये आप कामयाब हो। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले मैं लिख दूं, जो आज का आपका टाइटल है वो है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन तंत्र। मैं आपके लिए हिंदी बोर्ड कर देती हूं। ठीक है, प्रशासन तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, इसमें दो शब्द हैं। जैसे मैंने कहा ये शब्द से पहले फ्रांस में आया और 18वीं शताब्दी में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो ब्यूरोक्रेसी देखें तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो और दूसरा शब्द है क्रेटिक। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो और क्रेटिक। ठीक, अब एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताती चलती हूँ। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस या कार्यालय, या वह स्थान, कार्यालय, ऑफिस जिसको आप कहते हैं, यानी वह स्थान जहां कर्मचारी काम करते हैं। ठीक, तो ब्यूरो का मतलब हुआ ऑफिस यानी कार्यालय जहां नागरिक काम करते हैं, जहां लोग काम करते हैं। और क्रिटिक का मतलब हुआ नियम, जो नियम, अनुशासन, रूल रेगुलेशंस होते हैं वो। तो दो शब्द है, एक है कार्यालय, एक है नियम। तो ब्यूरो वह स्थान, दैट प्लेस वेयर वर्कर्स वर्क, जहां वो काम करते हैं, यानी कार्यालय वह स्थान जहां पर लोग काम करते हैं, वो ब्यूरो। और क्रिटिक का मतलब नियम या शक्ति। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जब इसे परिभाषित किया गया तो इसको कहा गया कि ये एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसी पावर है जो जो सरकारी विभागों, विभिन्न सरकारी विभागों और उनसे संबद्ध जो अन्य विभाग हैं उन सब में कार्यरत नागरिकों को निश्चित व्यवहार करने के लिए, निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, फिर से देखिए, 18वीं शताब्दी में जब ब्यूरोक्रेसी शब्द को परिभाषित किया गया तो कहा गया कि ये एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसी पावर है जो विभिन्न सरकारी विभागों और उससे संबद्ध अन्य इकाइयों में काम करने वाले नागरिकों को या कर्मचारियों को एक निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है।
ठीक है। तो जो उस कार्यालय में काम करता है, जो उन सरकारी विभागों में काम करता है, वो निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं, बाध्यता है, ये फोर्स्ड है, ठीक है ना। कोर्सिव पावर है इसमें, मतलब कि उनको बाध्यता है कि वो उन्हें ऐसे उस नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये प्रशासन तंत्र है। जैसे कि हमने जब शब्द का विच्छेद किया तब भी हमने ये कहा कि ऐसा कार्यालय जो नियमों से संचालित होता हो। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रशासन तंत्र का मोटा तौर पे हमने कहा कि एक ऐसा ऑफिस या एक ऐसा स्थान जहां जो वहां के नागरिकों को, जो उसमें काम करते हैं, उन कर्मचारियों को और उससे संबद्ध इकाइयों को निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये एक हो गया। अब ये जो आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, ये आया क्यों इसका जन्म हुआ, ये क्या है? तो जब हम मैक्स वेबर को समझते हैं तो मैक्स वेबर ने, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब आइडियल टाइप पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था कि मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप एक मेथडोलॉजी के रूप में इस्तेमाल किया, एक कंपैरिजन टूल बनाया, कंपैरेटिव टूल की तुलना करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए उसने एक उपकरण बनाया था, जिसके आधार पर उसने जितने भी कंसेप्ट या थ्योरी अपने अध्ययन में प्रस्तुत किए, उन सबको उसने उसी मेथडोलॉजी से अध्ययन करने की या समझने की और समझाने की कोशिश की। तो ब्यूरोक्रेसी को हम समझे उससे पहले इसका हम आइडियल टाइप फ्रेम करें, उसके पहले मेरे को सवाल आता है कि ब्यूरोक्रेसी या ये जो ऐसा तंत्र है ये क्यों बनाया गया, ये सिस्टम क्यों आया कि वहाँ के नागरिकों को नियमों के अनुसार निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाए। तो दो चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट कि जो समाज है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा है, उनकी आकांक्षाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उन सबको नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए, पहली चीज़ कि वो जो लोगों की डिज़ायर्स हैं उनको नियमित तरीके से, रेगुलेट तरीके से पूरा किया जाए। लोगों के डिमांड्स को पूरी अनकंट्रोल्ड अगर छोड़ दिया जाएगा तो समाज में अव्यवस्था या कहना चाहिए अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना ये है कि प्रशासन तंत्र यानी प्रशासन एक ऐसा नियम या एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जिससे जो है सब चीजें कंट्रोल रहें, जैसे लोगों का व्यवहार नियंत्रित रहे। ठीक है। चलिए अब इसको आगे देखिए। तो दो शब्द हो गए, ठीक है। चलिए अब करना क्या है हमें ब्यूरोक्रेसी में, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी शक्ति जो नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए आपको बाध्य करती है। ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज अगर हम बोले तो प्रशासन तंत्र एक मीडिएटर, एक तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि क्यों ये इमर्ज हुआ, तो पहली चीज कि ये लोगों के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल्ड और रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा शासन व्यवस्था के संचालन हेतु। ठीक है। तो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अगर मैं लिखूं तो लोगों के व्यवहार पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट शासन व्यवस्था, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सुचारू संचालन हेतु। ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन तंत्र को या एक ऐसे सिस्टम को इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के व्यवहार को, जो समाज में, राज्य में, उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके व्यवहार को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, और दूसरा उनकी जो शासन चलाती है सरकार, उसमें कोई व्यवधान ना आए, रुकावट पैदा ना हो, तो व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए। ठीक है। ये दो पॉइंट से के कारण ब्यूरोक्रेसी को इमर्ज किया गया, ये एस्टैब्लिश किया गया। चलिए अब हम आगे और देखते हैं। अब अगर हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो क्या करेंगे? प्रशासन तंत्र का अभिप्राय उस प्रशासनिक व्यवस्था से है, प्रशासन तंत्र का अभिप्राय उस प्रशासनिक व्यवस्था से है जिसका उद्देश्य अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण व नीतियों का क्रियान्वयन करना है। प्रशासन तंत्र का अभिप्राय उस प्रशासनिक व्यवस्था से, ये क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है,
क्योंकि शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन कर रही है और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर रही है। तो अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये जो हमने अभी परिप्रेक्ष्य समझा है इसके आधार पर डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रशासन तंत्र का अभिप्राय उस प्रशासनिक व्यवस्था से है जिसका उद्देश्य अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण और नीतियों का क्रियान्वयन करना है। ठीक, अब इससे एक चीज और निकल के आई कि प्रशासन तंत्र जो है वो राज्य और नागरिकों के मध्य, राज्य और नागरिक के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे ये है स्टेट, ये है स्टेट और ये है सिटीजन, नागरिक। ये इन दोनों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे निभाता है? हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, प्रशासन तंत्र जो होता है या प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, वो इन दोनों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? देखिए, यह है स्टेट यानी राज्य। राज्य जो भी नीतियों का निर्माण करता है, जो भी पॉलिसी बनाता है, वो किसके वेलफेयर के लिए बनाता है? समाज, सिटीजन के, नागरिक के, जो उस समाज में या राज्य में रहने वाले लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसी यानी नीतियों का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में शिक्षा नीति बनी, बहुत सारी नीतियां अभी तक बनती आई हैं और आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन चूंकि लेटेस्ट अभी आपके सामने आई है, आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई, तो वो नीतियां बनाने का काम कौन करता है? सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो ये स्टेट ने शिक्षा नीति बनाई, है ना, स्टेट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो राज्य सरकार ने नीति बनाई। अब उस नीति को क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंट करना, जनता तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, अगर हम इसको यहाँ लिख दें तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं इन दोनों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। ये मीडिएटर है, ये इसकी पॉलिसी को इस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मीडिएटर हो गए, यानी स्टेट की पॉलिसी को सिटीजन तक, नागरिक तक पहुंचाना। और अब उस पॉलिसी के प्रति लोगों की कंप्लेन, आपने देखा होगा कि लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, या कुछ जगह लोग जो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकृति है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस पॉलिसी में लोगों ने रिजेक्ट किया है या विरोध कर रहे हैं। तो उनका जो भी रिजेक्शन है और एक्सेप्टेंस है, नागरिकों की वो डिमांड्स, वो नीड्स, वो जन सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वापस से ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है यानी प्रशासन तंत्र जो है वो राज्य और नागरिकों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता है ना? समझ में आ रहा है ना? ही एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, अब राज्य और नागरिकों के मध्य ये जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब वेबर ने आइडियल टाइप के आधार पर इसको और समझने का प्रयास किया कि वास्तव में ब्यूरोक्रेसी क्या है, इसके क्या फंक्शन है, ये किस तरह से कार्य करता है। अब इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया? आइडियल टाइप जब आपने पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आइडियल टाइप कैसे बनाते हैं। जिस भी कंसेप्ट को आपको समझना है, उसका अध्ययन करना है, उसका एनालिसिस करना है, आप उसकी विभिन्न जो विषयों में उसकी परिभाषा है उसको पढ़ते हैं और उनके आधार पर उसकी विशेषताओं का एक संकलन बनाते हैं, जिसको उसने आइडियल टाइप कहा। तो यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक एक करके विशेषताएं। सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स, आप कल्पना कीजिए जब कभी भी आप किसी सरकारी दफ्तर में गए होंगे, कलेक्ट्रेट प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से मिले होंगे, IAS है, RS है, जिला कलेक्टर है, नगर निगम ऑफिस आप गए होंगे, विद्युत विभाग, जल विभाग, बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट आपके आसपास हैं, वहाँ आप जब सरकारी तंत्र में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या वो जो तंत्र है उस तंत्र में आप क्या क्या चीजें देखते हैं, आपको एक एक करके सब यहाँ पर याद आएंगी। पहला चीज इसमें क्या होता है, एक वो जो ऑफिस है, कार्यालय मतलब ऑफिस। तो ब्यूरोक्रेसी में पहली चीज है ऑफिस होता है, कार्यालयी पद जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज कार्यालयी पद होता है, यानी एक ऑफिस होता है, और उस पद में निश्चित
संस्तरण। बच्चों को स्पेलिंग गलत हो जाए तो मैं बोल रही हूँ, निश्चित संस्तरण मतलब हायरार्की, स्पेसिफिक हायरार्की होती है। वो जो पद है, जो पोजीशन है आपके पास, आप वहाँ पर किस पोस्ट पे हैं, क्लर्क हैं, हेड क्लर्क हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, अधिकारी हैं, है ना, जो भी आप हैं, तो जो आपकी पोजीशन है, सबसे पहली चीज कि प्रशासन तंत्र में पहला एक कार्यालयी पद होता है, एक ऑफिस होता है, उस पोजीशन में हायरार्की होती है जूनियर से लेकर सीनियर तक। तो कोई पोस्ट जूनियर है, कोई सीनियर है ना, तो जूनियरिटी सीनियरिटी आप देखते हैं विभिन्न ऑफिसेस में होती है। तो नेक्स्ट होता है कि वो जो पद हैं उनमें संस्तरण होता है, उनमें हायरार्की होती है, यानी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। उच्च पद है, कुछ निम्न पद हैं। नेक्स्ट उसमें क्या होता है, एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। निश्चित कार्य क्षेत्र मतलब स्पेसिफिक फील्ड वर्क होता है। आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे मैंने कहा कि बिजली विभाग है ना, वन विभाग, जो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, खान विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपका ये शिक्षा विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं आपके। तो इन सब विभागों मतलब जो जहां प्रशासनिक अधिकारी जिस विभाग में है वो उसका स्पेसिफिक एरिया है, वो उसी में काम कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि एक विभाग में काम करने वाला दूसरे विभाग में इंटरवीन कर सकता है। तो उनका एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। क्लियर है? तो एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। नेक्स्ट उसमें क्या होता है, अब कार्य क्षेत्र निश्चित है तो काम करने की प्रणाली भी इससे निश्चित होगी। सुनिश्चित कार्य प्रणाली यानी जो काम करने का तरीका है, वे ऑफ आपकी जो वो वर्किंग प्रोसेस है वो आप लोगों की प्रशासनिक अधिकारियों की कैसे होगी, वो सुनिश्चित होगी। जो भी प्रोसेस होती है हर विभाग की वो सुनिश्चित होती है पहले से वो कैसे काम करता है। लिखित नियम होते हैं, कैसे आपको, जैसे आपको किसी विभाग में काम कराना है तो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आपने आधार कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनाया, राशन कार्ड है, आप कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं या जो भी आप काम करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसकी एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है जो हमने ऊपर लिखा, एक सेट पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है और फिर लिखित नियम होते हैं हर चीज़ के। जैसे आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं ना, जैसे आपको जॉब कॉलेज में एडमिशन्स लेना है तो आप देखते हैं उसके नियम होते हैं, इस डेट लेना है, इस समय में आपको फीस जमा करनी है, यहाँ पर आपका लिस्ट जारी होगा, तो एक हर तक कब एग्जाम होंगे, कितने परसेंटेज वालों का एडमिशन होगा। तो जो भी चीज़ होती है, ऐसे ही जब आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं, आप राशन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड, जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं उनका एक निश्चित प्रोसीजर होता है और सबके लिखित नियम होते हैं। आपको पहले एक बुकलेट मिलती है जिसमें सारी चीज़ लिखित में होते हैं। ठीक है, फिर जो ये इस पद पे नियुक्ति होती है, हमने लिखा कार्यालयी पद होता है, तो इस पे नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति, औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया होती है। औपचारिक नियुक्ति का मतलब फॉर्मल आपका सिलेक्शन कैसे होता है, इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे बता सकते हैं आप, विज्ञापन दिया जाता है, ठीक है, फिर विज्ञापन होता है, आप उस विज्ञापन के अप्लाई करते हैं, फिर लिखित परीक्षा होती है या तो जिसको आप प्रतियोगी परीक्षा कहते हैं, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होती है। जो भी लोग उसमें अप्लाई करते हैं उनको लिखित प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती है और कुछ में आपको लिखित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होता है और किसी में केवल लिखित परीक्षा होती है या केवल साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो विज्ञापन आया, लिखित प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार, और क्या होता है इसमें जो आपको क्वालिफिकेशंस होती है, यानी योग्यता लिखा रहता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी शैक्षणिक यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता में आपकी स्किल आ गया कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए या आपकी कम्युनिकेशन पावर आनी चाहिए या आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, किस आयु के लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जेंडर का डिटेल रहता है उसमें। ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो औपचारिक नियुक्ति में आ जाता है। ये सारी चीजें आप देखते हैं कि औपचारिक नियुक्ति होती है तो ये चीज होती है, इस एज के लोग भर सकते हैं, इतने अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षा होगी इस डेट को, मतलब ये सारी चीजें, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीजें आपकी उसमें मेंशन रहती हैं। ठीक है, जब आप जॉब में आ जाते हैं, आपको औपचारिक पद मिल जाता है तो फिर क्या होता है, आपका एक निश्चित वेतनमान होता है, वो सारी चीजें भी वहां लिखी रहती है, निश्चित वेतनमान।
तो आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कब कब उसमें वृद्धि होगी, कैसे होगी। ऐसे ही दो चीजें और होती हैं, पदोन्नति एवं पदोन्नति। क्या होता है ये? प्रमोशन और डिमोशन। प्रमोशन यानी आप देखते हैं कि एक हर जगह एक प्रोसीजर फॉलो होता है, जैसे मैंने अभी लिखा सुनिश्चित कार्यप्रणाली, लिखित नियम। तो हर जॉब, जो भी सरकारी विभाग होता है, हर डिपार्टमेंट के फिक्स होते हैं कि कितने साल बाद नियुक्ति के कितने साल बाद आपको पदोन्नति मिलेगी, किस ग्राउंड पे मिलेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हैं, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या आपका काम देखा जाएगा। हर साल आप लोगों की एक ACR रिपोर्ट, जो कार्मिक लोगों की रिपोर्ट होती है, वो भरी जाती है कि आपका वर्क कैसा रहा, आपका व्यवहार कैसा रहा, आप कितने अचीवमेंट के, ये सारी चीज़ें उनके बिहाफ पे पदोन्नति होती है। बहुत सारे ग्राउंड है, हर विभाग के ग्राउंड थोड़ा डिफरेंट होते हैं, है ना। पदोन्नति कब मिलती है? पदोन्नति आप अगर किसी रूल का वायलेशन करते हैं, सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं, भ्रष्टाचार का कोई केस या कोई भी आपके खिलाफ लॉ या कानून का उल्लंघन का दोष है, तब पदोन्नति कर दी जाती है, यानी डिमोट कर दिया जाता है, आपको वर्तमान पोजीशन से नीचे कर दिया जाता है, और पदोन्नति में वर्तमान पोजीशन से ऊपर आगे बढ़ने का। तो वरिष्ठता, कनिष्ठता, ये सब जो आप सुनते हैं, ये शब्द यहाँ इस्तेमाल होते हैं। निश्चित वेतनमान है, वेतन निश्चित है, पदोन्नति निश्चित है, पदोन्नति अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो पदोन्नति हमारी निश्चित है, सुनिश्चित। ये सारे, इन सब के नियम लिखित में है, हर चीज कब होगी, कैसे होगी, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है, ठीक है। फिर एक जो चीज और है वो है फाइलिंग, फाइलिंग व्यवस्था। ये सिस्टम ऐसा है प्रशासन तंत्र, यहाँ जो भी काम होता है, जो भी आप काम करने जाते हैं, उसकी वो फाइल के थ्रू होता है ना। आपने कहीं अप्लाई किया तो आपका फोटोग्राफ, आपका बायोडाटा या आपकी जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिव लगने हैं, जैसे आपने कभी भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो हर जगह आप क्या करते हैं, या कोई भी आपको कोई किसी भी चीज़ का पट्टा चाहिए, खरीदना है, खरीदारी करनी है, घर खरीदना, आप क्या करते हैं, आपकी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके फोटोग्राफ्स, आपका ID, पासपोर्ट, जो भी, उन सबको आप डिटेल लगाते हैं और वो फिर संबंधित कार्यालय में आप जमा करते हैं। तो वो क्या हो गई, आपकी फाइल बन गई। फिर उस आपकी फाइल के ऊपर नोटिंग चलती है, आपका जो भी रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस है, वो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो प्रशासन तंत्र में हर काम फाइलिंग व्यवस्था यानी लिखित में होता है, तो फाइल हर एक की इंडिविजुअल बनती जाती है और उसके अकॉर्डिंग सब चलता जाता है, ठीक है। फाइलिंग व्यवस्था हो गई, पदोन्नति, पदोन्नति हो गई, और स्थानांतरण यानी स्पेलिंग बच्चों गलत है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दो। स्थानांतरण, ठीक है। ट्रांसफर, तो ट्रांसफर भी की पॉसिबिलिटी भी इसमें रहती है कि आपका एक कुछ जगह तो पॉलिसी निश्चित होती है और कुछ का आकस्मिक भी कभी हो जाता है कि बहुत रिक्वायरमेंट के हिसाब से या किसी ने अपनी इच्छा से अगर ट्रांसफर मांगा है और वो पॉसिबल है या उस विभाग में, तो स्थानांतरण भी इसका एक एस्पेक्ट है, यानी एक विशेषता है, ठीक है। और क्या विशेषता होती है, जो सरकारी संपत्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकारी संपत्ति का केवल आप औपचारिक प्रयोग कर सकते हैं। ये बात अलग है कि अब वास्तव में ये होता है कि नहीं, लेकिन नियम यही है। जो भी सरकारी संपत्ति, मान लीजिए आप अधिकारी हैं और आपको गाड़ी मिली हुई है, बंगला मिला हुआ है, आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिली हुई है, टेलीफोन है या और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज मिलती हैं, आप उनका केवल औपचारिक यानी फॉर्मल यूज ही कर सकते हो, यानी उस विभाग से संबंधित कार्यों के लिए ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे वहाँ की स्टेशनरी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फोन व्यवस्था है, आपको जो भी चीज़ मिली हुई है, वहाँ से गाड़ी मिली हुई है, और आप उसका पर्सनल यूज नहीं कर सकते, है ना।
रियल में क्या होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम आइडियल टाइप की बात कर रहे हैं तो प्रशासन तंत्र की एक विशेषता यह है कि उसमें उसका एक नियम यह है कि सरकारी संपत्ति जो है, जो भी सरकारी संपत्ति उस ऑफिस में या उस व्यक्ति के पास है, वो केवल तब तक है जब तक वो उस कार्यालयी पद पर है। उसके बाद वो इसका यूज नहीं कर सकता, उसका यूज निषेध है। और वो किसी पर्सनल उस पद पर रहते हुए भी वो पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लियर है? और कुछ याद आया आपको? और क्या हो सकता है? अनुशासन पालन, अनुशासन का पालन करना कंपलसरी है। और जो भी निर्णय जो सरकार लेती है या जो भी वहां पर तय होता है, निर्णय एवं निर्देश, जितने भी निर्णय और निर्देश उस संबंधित विभाग में लिए जाते हैं जिसमें वो जॉब करता है, मतलब जिसमें वो पद पर है, उसमें गोपनीयता एक अनिवार्य शर्त है, गोपनीय बनाए रखना। ठीक है? निर्णय और निर्देश में जो भी निर्णय और निर्देश हैं सरकार के, वहां जो भी मीटिंग में डिसीजन होता है तो बिना सरकार की अनुमति के कोई भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। ये एक कंपलसरी पॉइंट है, उसका एसेंशियल पॉइंट है कि निर्णय और निर्देश जो भी वहां लिए जाते हैं उनमें गोपनीयता बनाए रखी जाए। उनको, उन एजेंडे को आप ऐसे ही पब्लिक में डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कि उस सरकार से या राज्य से आपको ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाता। तो गोपनीयता है, अनुशासन है, सरकारी संपत्ति का औपचारिक प्रयोग ही कर सकते हैं, स्थानांतरण है, आपको पदोन्नति पदोन्नति मिलती है, निश्चित वेतन है ना? जो निश्चित वेतनमान जहां लिखा है वहां पर आपके सब आ जाएंगे। और पेंशन है, सेवानिवृत्ति है, पेंशन है, पेंशन एवं पेंशन, अन्य लाभ की सुविधा होती है इसमें। और क्या होता है? सेवानिवृत्ति, एक हर जगह एक आयु फिक्स्ड है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या है, 60 है, कहीं पहले 58 थी तो कई जगह 58 है, कहीं 60 है, कहीं 62 है। केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ 65 है। और अभी हाल ही में अगर आप अखबार पढ़ते हैं और जागरूक हैं, समाचार सुनते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने जो है रिटायरमेंट की एज जो है वो 55 या फिर आपकी जॉब में आपको रहते हुए 30 ईयर्स हो गए हो तो 30 वर्ष या 55 साल रिटायरमेंट की एज का जो प्रस्ताव है या जो उस पर लागू करने की कोशिश चल रही है वो है। विरोध है, स्वीकृति है, वो अलग है, वहां हम नहीं जा रहे। लेकिन सेवानिवृत्ति की एक फिक्स आयु है, उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन के भी नियम है वही कि सरकार उसमें संशोधन करती है। फिर जो आपका प्रशासनिक तंत्र है वो उसका जनता तक उसको पहुंचाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये सारी चीजें जो है सेवानिवृत्ति की सुविधा होती है, उसमें पेंशन मिलता है, सैलरी मिलती है, अनुशासन है, ट्रांसफर है, फाइलिंग व्यवस्था है, पदोन्नति है ना, आपकी जो नियुक्ति होती है वो किस तरह से होती है, लिखित नियम है, फाइलिंग सिस्टम है। ये सारी चीजें जो है जो आपके उसमें आती हैं। मेरे ख्याल से ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब हम अगर बात करें कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके फंक्शन क्या है और डाई फंक्शन क्या है। फंक्शन डाई फंक्शन का मतलब उसके लाभ और हानि की बात करें। लाभ की बात तो कहीं ना कहीं आ ही गई है, प्रकार्य या एडवांटेज क्या है, ठीक है, उसका यूज कहाँ कहाँ है। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो प्रकार्य कहाँ कहाँ है, क्या क्या प्रकार्य हैं उसके बता सकते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको पहले भी जब बताते बताते भी बताया, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है दो यूनिट्स के मध्य यानी स्टेट और सिटीजन के मध्य मध्यस्थता का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ना केवल मध्यस्थता करता है बल्कि कोऑर्डिनेशन भी करता है। उदाहरण के लिए, जब आपने कभी देखा है कि राज्य की किसी नीति के खिलाफ कभी विरोध प्रदर्शन होता है, धरने होते हैं या लोग एजिटेट करते हैं, एजिटेशन होता है, तो क्या होता है, जो प्रशासनिक अमला है यानी प्रशासन तंत्र है, पुलिस है, डीएम है, एसडीएम जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके बीच में सेतु का काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है ना, तो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है।
उसकी बनाई हुई पॉलिसी को नागरिक तक पहुंचाता है, नागरिक की आवश्यकता को, समस्याओं को, डिमांड्स को, उनके विरोध को, उनके एजुटेशन को राज्य तक पहुंचाता है। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है, वो उनको मनाने का काम करना या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और क्या करता है, और क्या करता है बताइए। मैंने पूरा आपको जहां समझाया वहां आपको मैंने सारी चीजें बताई। नियमों का पालन करवाता है, और सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करती है उन लक्ष्यों को भी पाने की को कंप्लीट करने का प्रयास करता है एक निश्चित समय में। जैसे सरकार ने मान लीजिए 5 ईयर्स प्लान बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, या किसी लिमिट के लिए कोई एक जारी करती है कोई नीति या पॉलिसी या कोई प्रोग्राम चलाती है टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रयास करता है वो भी प्रशासन तंत्र करता है। ठीक है, तो ये तो उसके प्रकार हो गए। अब हम बात करें इसके दुष्प्रकार, यानी जो उसके नुकसान है। कभी कभी टाइपिंग में बहुत, जिसको हम डाई फंक्शन कहते हैं, यानी नकारात्मक पॉइंट कह दीजिए इसको। ठीक है, तो दुष्प्रकारे क्या क्या है, क्या क्या है दुष्प्रकारे। पहला एक है लाल फीताशाही। ठीक, जिसको इंग्लिश में रेड टेपिज्म कहते हैं। एक है अत्यधिक औपचारिकतावाद। स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों। ठीक, अभी भी क की गलती है। ठीक है, एक्सेस फॉर्मलिज्म, अत्यधिक औपचारिकतावाद, लाल फीताशाही। मैं एक एक बताती चली जाती हूँ आपको। पहले लाल फीताशाही क्या होती है। लाल फीताशाही मतलब आपने ये देखा होगा। रेड टेपिज्म क्या होता है, मैंने अभी इसमें ऊपर आपको बताया था कि जो वेबर ने आदर्श प्रारूप बनाया उसमें था कि फाइलिंग सिस्टम होता है। हर चीज जो होती है वो फाइल के थ्रू चलती है, मतलब आपकी जो भी है, डिमांड है, रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस है, वो फाइल के थ्रू मूव करता है ना। एक फाइल बनती है हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल की, और वो आगे मूव करती है। तो जब फाइल कभी मूव नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, या किसी काम में डिले होता है, तो क्या होता है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जल्दी कराने के लिए कुछ लोग रिश्वत मांगते हैं या रिश्वत देते हैं। और वो कहते हैं कि फाइलिंग सिस्टम होने से क्या होता है कि रिश्वत को बढ़ावा मिलता है, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो लाल फीताशाही से मतलब यहाँ करप्शन से है। लाल, चूंकि आपने देखा होगा जो सरकारी फाइल होती है वो लाल रंग के टेप से यानी लाल फीते से बनती है, तो इसलिए नाम पड़ गया उसका लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही यानी वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भ्रष्टाचार को जो है जन्म देती है, उत्पन्न करती है। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट है इसका कि लाल फीताशाही बढ़ता है, यानी भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। लोग अपना काम जल्दी करवाने के लिए, गलत तरीके से कराने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट कम है या जल्दी कराना है तो या तो किसी से फोन करा लेते हैं या रिश्वत दे देते हैं, या तो जो भी तरीका है, तो वो लाल फीताशाही है। अत्यधिक औपचारिकतावाद आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा कि ये एक तार्किक, वैधानिक, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मैक्स वेबर कहते हैं कि ये क्या है, एक तार्किक, वैधानिक, सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब जो भी काम होता है प्रशासन तंत्र में उसके पीछे तर्क होता है। जब आपने 4 प्रकार के सोशल एक्शन पढ़े थे तो उसमें जो पहला वाला था ज्वैक रैशनल यानी तार्किक, वैधानिक, सामाजिक क्रिया, वो प्रशासन तंत्र उसी का उदाहरण है। तो तार्किक, वैधानिक यानी जो भी कार्य करते हैं आप, उसका लक्ष्य और साधन तर्क से तय होते हैं, और उसमें औपचारिकता इसमें लिखा है अत्यधिक कि व्यक्ति बहुत नियमों के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उस नियमों के बाहर जाकर वो अपनी भावना, अपनी परंपराओं को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता है, उसको तर्क के आधार पर काम करना है। तो बहुत ज्यादा तार्किक हो जाता है व्यक्ति। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंडीशन ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है या कोई ऐसी कंडीशन है कि हमें इमोशन होकर या अपने तर्क को अलग रखकर उसके लिए हेल्प करनी पड़े, तो वो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसमें अत्यधिक औपचारिकतावाद है ना, इमोशंस और फीलिंग्स, इन सब चीजों का यहाँ पर काम नहीं होता है। और क्या है इसमें, इसीलिए इसमें
विमानवीयकरण हो जाता है। औपचारिकतावाद है तो नेचुरली हम कई बार जो है इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई बीमार है, हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और उन सब चीज़ों की उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, पद में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है लेकिन कम आयु का है, निम्न पद पे है लेकिन अधिक आयु का है, तो वो जो काम करेंगे आपस में, वो चूंकि हायरार्की है और उनको फॉलो करना है, नियम के हिसाब से चलना है, तो कई बार व्यक्ति बहुत इनह्यूमन हो जाता है। तो वहां पर विमानवीयकरण, क्योंकि नियमों के हिसाब से चलते हो तो मानवता या इमोशंस या फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक इसका नकारात्मक पॉइंट ये है कि इसमें विमानवीयकरण हो जाता है। दूसरी चीज, दो चीज इसमें और नेगेटिव है। एक है प्रशासन तंत्र और अपराधीकरण। प्रशासन तंत्र का राजनीतिकरण। एक ये शब्द लिख दूं मैं पहले, और दूसरा है अपराधीकरण। तो ये दो और इसके नकारात्मक पॉइंट हैं। पहला है राजनीतिकरण, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये राज्य और नागरिकों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका या कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाता है। तो प्रशासन तंत्र किसके अधीन काम करता है? राज्य के। तो राज्य यानी सरकार, यानी जो नेतागण हैं, जो उनके कंट्रोल में, उनके अधीन में काम करता है। तो कई बार ये क्या होता है, अपने हितों को पूरा करने के लिए, इसको कहीं ट्रांसफर चाहिए, कोई प्रमोशन चाहिए या और भी कुछ, तो अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थगत पूर्ति के लिए कई बार ऐसा लगता है कि ये मध्यस्थ की भूमिका से अधिक राज्य के हित में अधिक काम करता है, उनके हितों को ज्यादा ध्यान में रखता है ना, उनकी सहायक इकाई या सहयोगी इकाई के रूप में क्रियाशील होता है। तो तब जो नागरिक है या सिटीजन है वो इग्नोर हो जाते हैं। तो तब उसको हमने कहा प्रशासन तंत्र का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये प्रशासन तंत्र का राजनीतिकरण है, राजनीति से अपने लाभ के लिए राजनीति को इंपॉर्टेंस देना या अपने स्वार्थ सिद्ध करना और नागरिकों की अवहेलना कर देना। और दूसरी तरफ है प्रशासन तंत्र का अपराधीकरण। प्रशासन तंत्र का अपराधीकरण का मतलब क्या है? आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसके बावजूद उनको पता है कि वहां अपराध हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, फिर भी वो पनप रहा होता है, उसको रोकते नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे केसेस अखबारों में रोज दिन पढ़ते हैं कि पुलिस सिस्टम है या जो उस जिले के अधिकारी या डीएम वगैरह, एसडीएम, कलेक्टर, ये सब हैं, वहां पर पता है कि गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी उसको गलत नहीं कहा जाता या उसको पनिशमेंट नहीं मिलता और गलत होता रहता है। यानी उनको कहीं ना कहीं पैट्रोनेज प्राप्त होता है, उन्हें उन प्रशासनिक अधिकारियों का पैट्रोनेज प्राप्त होता है। इसीलिए कई बार कहते हैं ना कि प्रशासन और सरकार और अपराधियों का गठजोड़ होता है ना, उनके ही साथ से या सहयोग से इस तरह की चीजें पनपती हैं। तो प्रशासन तंत्र का अपराधीकरण भी बहुत बार देखने को मिला है, तो ये भी उसका एक नकारात्मक पॉइंट है। तो भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है और भाई भतीजावाद। अब भाई भतीजावाद बता सकते हैं क्या होता है? तो भाई भतीजावाद सुना है ये नाम, भाई भतीजावाद, जैसे नेपोटिज्म कहते हैं, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा फिल्म, जो अगर आप फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो रोज आए दिन आता है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो चल रहा है सुशांत सिंह की हत्या के बाद, कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। यानी भाई भतीजावाद जो मेरे परिचित है, मेरी जाति या मेरे साथ का है, उनको जो है हम ज्यादा प्रिविलेज देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उनके काम आसानी से कर देते हैं और उनको हर मामले में प्रेफरेंस दी जाती है, और बाकी जो परिचित नहीं है जिसका कोई, उसके काम नहीं होते या टलते चले जाते हैं। क्लियर है? तो हमने देखिए कोशिश की, आज हमने बिना स्लाइड्स के बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश की कि प्रशासन तंत्र या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही क्या है, कैसे इमर्ज हुई, क्यों आई, इसका आइडियल टाइप उन्होंने कैसे बनाया और इसके प्लस या माइनस पॉइंट क्या है। ठीक है, मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा समझ में आया होगा। फिर भी आपका जो कमेंट होगा वो मुझे लिख के बताइएगा। थैंक यू बच्चों।